Students, in this lecture, I will discuss with you about that how we have developed, how the Bohr have developed his model of atom. You know that according to Rutherford's model of atom, उसने ये कहा कि दैट एटम में देर इज प्रेजेंट अ न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वो जो थ्योरी थी वो थी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. बाय दैट टाइम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डेवलप ही नहीं हुई थी, है ना. बिकॉज आपको इन दोनों के बारे में ये पता है कि दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली लूज कर सकता है. लेकिन ये कंसेप्ट गलत था. एग्जैक्टली कोई भी जो पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. भाई अगर सपोज करो हमें ऊंचाई पे चढ़ना है तो एक ये है रैंप, है ना. तो रैंप में क्या होता है कि स्लाइड होती है जिसमें कोई बंदा कितना भी स्लाइटली ऊपर या नीचे जा सकता है. लेकिन एक है सीढ़ियां. तो सीढ़ियों में अगर किसी आदमी ने पर्सन ने चलना है तो वो क्या है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेप ही ले सकता है. एक स्टेप ले ले और दो ले ले, तीन ले ले, कितने भी ले ले, लेकिन कभी भी वो 1.5 स्टेप या 2.2 स्टेप ऐसा नहीं ले पाएगा. मतलब उसको उसको ऊपर जाने के लिए एक फिक्स लेवल है और नीचे आने के लिए एक फिक्स लेवल है. यही डिफरेंस है किसमें, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में और हमारे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में. तो इसका मतलब ये हुआ कि बोहर जो है मतलब उसका जो मॉडल ऑफ एटम था, ये मैं पहले वाली जो लाइन है आपके लिए पढ़ रहा हूं, बड़ा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ूंगा बिकॉज ये इसका सबसे बेस पॉइंट है. मैंने यहां पे लिखा है नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर टर्म्ड एज फोटॉन्स, है ना. तो ये जो बोहर कंसेप्ट ऑफ एटम है, जो बोहर का जो मेन सक्सेस थी आज उसके जो एटॉमिक मॉडल की, वो थी इन बिकॉज उसने बात की इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. उसने कहा भी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड पैकेट्स में एमिट या एब्जॉर्ब होती है. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बहुत बढ़िया मॉडल ऑफ एटम है, बहुत इंफॉर्मेटिव है. केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट, मैं कहूंगा ये केमिस्ट्री का बेस है, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है. बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे. इसका जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो क्या है कि एटम, इसने बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड डेंस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस, जैसा रदरफोर्ड ने बोला था. एंड उसने ये कहा कि जितना भी मास है एटम का, मास एटम का दो ही चीजों के बारे में होता है मेनली, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दें तो मास ऑफ द एटम इज मेनली ड्यू टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स. तो कहता है जितने भी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, मतलब होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज एनक्लोज्ड, इज कन्फाइंड टू द स्मॉल रीजन विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस. इसको हमने क्या नाम दिया, ये क्या है, सेंट्रली लोकेटेड डेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इसको बोल दिया. दूसरी बात, ये वो ही कहता है कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ. बच्चों आप अपने माइंड में बिल्कुल एक बात को क्लियर करें, रदरफोर्ड ने भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. इसने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है. रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी घूम सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है. लेकिन यहां पर ये मैंने जो रेड पार्ट में मेंशन यहां पे स्पेशली किया है वो ये कि वो कहता है भाई एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है ना. अब इसके चारों तरफ मैं पता नहीं कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ लिख सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी होगा. मींस इट इज टू मेंशन, ये बात को समझना है यहां पर क्या, आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज शेल्स. वो सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ में घूम सकते हैं जिनकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, जिनकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. और इन सर्कुलर पाथ्स को हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स. क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट्स, या इन्हें नाम देते हैं स्टेशनरी स्टेट्स. क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट्स या
स्टेशनरी स्टेट्स और इनको एब्रीवेट किया जाता है एज KLMNOP, इस तरीके से फॉर द शेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसा कि मैंने आपको ये बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो बोहर ने ना केवल ये बताया कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसने ये भी बताया कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला था, ये था EN क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। nth शेल मतलब पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में, कौन से शेल में, है ना। EN is the energy of electron in nth shell is equal to 2 pi square m e raised to power 4 upon n square h square into z square। बेटा आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास यहां पर जो है 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m क्या हो गया? इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है। H यहां पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और बेटा Z क्या है? सुनो, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ये टर्म मैं बार बार आपके साथ यूज करूंगा इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए, तो इसलिए इट इज बेटर कि हम इस बात को समझ लें। बच्चों ऐसा है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं क्या बात करूं हीलियम, तो हीलियम ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। लेकिन अगर मैं हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? He+। तो He+ वो वाला पार्टिकल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें हीलियम प्लस इज हाइड्रोजन लाइक, वो हाइड्रोजन लाइक हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात क्या करूं लिथियम, है ना, लिथियम, तो लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसमें ये वो सभी स्पीशीज हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो अगर हाइड्रोजन है तो फिर तो Z क्या हो गया? 1। और अगर हीलियम है तो 2, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3। इस तरीके से ये होता है। अब देखिए इसके बीच में अगर हम बात करें बेसिकली, तो सारी चीजें कांस्टेंट है। कौन कौन सी? 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट। सिर्फ जो डिफरेंस है वो किसका है? n का और Z का। भाई n क्या है? नंबर ऑफ शेल, पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे। और Z वही है, अगर हाइड्रोजन है तो Z 1 है, नहीं है तो 2 है He+ के लिए, 3 है Li2+ के लिए। तो अगर मैं इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू यहां पे लगाता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या? -13.6 अपॉन m² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, इसके बराबर होता है। तो अगर मैं इसको जूल्स पर एटम में निकालना चाहूं तो इंटू ये कर दूं, बस हो जाएगा। और अगर मुझे इसको किलो जूल्स पर मोल में करना है तो -1312 अपॉन m² इंटू Z² किलो जूल्स पर मोल, इस तरीके से आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस भी होना चाहिए। सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो उसका कोई रेडियस भी होना चाहिए। बोहर ने उन सर्कुलर पाथ के रेडियस को निकालने के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दिया, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या था? वो था Rn इज इक्वल टू R0 इंटू n² अपॉन Z। व्हाट इज R0? R0 इसे हम बोहर्स रेडियस का भी नाम देते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। बेटा आपको ये पता है 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। नाउ इंटू n² अपॉन Z। भाई अगर सपोज करो कोई आपसे कहता भाई हाइड्रोजन के लिए के सेकंड शेल का, है ना, क्या रेडियस होगा?
तो उसके लिए क्या आएगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर। अगर मैं वो तीसरे का क्या होगा इंटू 3 स्क्वायर, चौथे का क्या होगा इंटू 4 स्क्वायर। मतलब सिंपल, जस्ट आपको ये वैल्यू n की लगानी है। और अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो जाए, बिल्कुल क्या है भाई सेकेंड शेल ऑफ हीलियम प्लस, तो इसमें आपको पता है z की वैल्यू 2 हो गई, दैट्स ऑल। इस तरीके से 2 स्क्वायर अपॉन 2 लाइक दैट। सेकेंड शेल 4 हीलियम, फर्स्ट शेल 4 हीलियम, जो भी है, सिर्फ इसमें ये दो पैरामीटर चेंज होंगे, बाकी ये तो कांस्टेंट ही है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट? इट इज v नॉट इंटू जेड अपॉन एन इज वी एन। मतलब nth शेल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हम इस फॉर्मूला से दे सकते हैं। यहां पे v नॉट कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास कितनी, 2.188 इंटू 10⁸। रिमेंबर इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में करना होगा तो इंटू 10⁻6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, अगर कोई एक बॉडी लीनियर मोशन में मूव करती है तो उसका m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होती है, मतलब मोमेंटम। लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो उसका mvr, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है। अब जो एंगुलर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, वैसे उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। और वो फिक्स्ड वैल्यू हम ये दे सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, देखिए इट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यस, ये फॉर्मूला है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r इज रेडियस। तो मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम इंटू r क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट शेल, n की वैल्यू 1 लगा लो, h अपॉन 2 पाई। इन द सेकंड शेल n की वैल्यू 2 लगा लो, h अपॉन पाई। थर्ड शेल में लगा लो n की वैल्यू 3/2 h अपॉन पाई, लाइक दैट। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सुनो, हमने एक बात कही, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसमें। व्हाट इज दैट, कि मैंने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन अपने, जब तक अपने शेल में है, वो ना तो एनर्जी लूज करता है और ना ही गेन करता है, वहीं पे घूमता रहता है। तो हम इस स्टेट को ये कहते हैं कि दैट सो लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन शेल, जब तक वो अपने शेल में रिवॉल्व कर रहा है, इट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहीं पर रहेगा। देखिए ये है, यहां पे दूसरा शेल, यहां पे तीसरा शेल, तो यहां से वो इधर भी जा सकता है, यहां से वो इधर भी जा सकता है। जैसे सीढ़ी है ना, वो एक सीढ़ी से दूसरी पे जा सकता है, तीसरी पे जा सकता है, चौथी पे जा सकता है। लेकिन जब वो यहां से यहां पे जाएगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी क्या होगी आपको पता है भाई, सेकंड शेल की एनर्जी और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इनका जितना डिफरेंस है, अगर वो इतनी एनर्जी वाला फोटोन अब्सॉर्ब कर लेगा तो यहां से ऊपर चला जाएगा। अगर थर्ड शेल और फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में और वो थर्ड में जाना चाहता है, तो इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है, अगर इतनी एनर्जी का डिफरेंस का फोटोन अब्सॉर्ब कर लेगा तो यहां से यहां पे चला जाएगा। मींस इट इज देन, जब वो अपने शेल में ना रह के एनर्जी अब्सॉर्ब होके ऊपर वाले शेल में चला जाता है, तो इट इज सेड टू बी इन कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। और वो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। और अगर इसको हम ये कहते हैं डेल्टा ई किसके बराबर होता है, H अपॉन C लैम्डा, है ना। इतनी वेवलेंथ की लाइट अगर वो अब्सॉर्ब करेगा तो वो इस लेवल से इस लेवल पर चला जाएगा। और एक ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में कितने हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, 2n स्क्वायर, है ना। जैसे अगर मैं n इज 1 की बात करूं, फर्स्ट शेल के शेल, तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2। अगर मैं सेकंड की बात करूं, n इज 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इज कितना हो गया 8। n इज 3, थर्ड शेल की बात करूं, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 18, लाइक दैट। इस तरीके से
हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दीज वर द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू।